क्योंकि मेरा मानना है कि एक हाथ में कुदाल रही है और एक हाथ में कंप्यूटर, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। केवल कंप्यूटर हाथ में रख के नहीं हो सकता है, कुदाल को भी उसको ज़मीन पे ही जाना ज़रूरी है। 3 महीने में जो है जो इनमें गतिविधियां हमने देखी है वो काबिले तारीफ़ है। सुबह 4:30 बजे अपने आप उठना, फिर योगा जाना, कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दे। आज हमारे देश में देख रहे हैं कि द्वितीय राष्ट्रपति भी महिला हैं। एक प्रतिभा पाटिल प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय द्रौपदी मुर्मू। मेरे गांव की पाठशाला के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और आज तारीख है 24 जुलाई और आज का जो दिन है वो एक अभिभावक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं मेरे गांव की पाठशाला के जो सदस्य हैं, कुमारी सलोनी और साक्षी जोशी, उनके घर पे। तो आज हम उनके अभिभावक, उनके पिताजी से कुछ वार्तालाप करेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, जय बद्री विशाल। मेरा नाम खुशीराम जोशी और मैं यहाँ क्वाली का रहने वाला हूँ। और जैसे पहले हमने अपना मेरा गांव जो है कंडियाल गांव में था, वहाँ पे अपना मकान बनाया हुआ था। फिर हमने जो है यहाँ पे क्वाली में अपना मकान बनाया और यहीं पे जो है अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरे गांव की पाठशाला को खुले हुए लगभग 3 महीना हो चुका है। तो 3 महीने में जैसे कि आपके बच्चे भी मेरे गांव की पाठशाला के सदस्य हैं, तो आपने इन 3 महीनों में अपने बच्चों में क्या बदलाव देखा, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। यहाँ पे आने का विचार इसलिए किया कि बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, क्योंकि यहाँ पे एक विद्या मंदिर भी था, सरस्वती विद्या मंदिर भी था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, लेकिन समय बीतता गया और शिक्षा मैंने कोई ख़ास तो देखा नहीं है। लोग पलायन भी कर रहे थे, लेकिन मैंने पलायन का नहीं सोचा। और यहाँ पे जो है मकान बना के, और जब ये मेरे गांव की पाठशाला खुली तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में भी ऐसी कोई पाठशाला चल रही है। और जिसके संयोजक श्री सूरज कोठियाल, जयप्रकाश कोठियाल जी हैं। और बहुत अच्छा लगा। पहले बच्चों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जा रही है कि बच्चों में आत्मविश्वास सबसे पहले है। बच्चों को हम पहले बोलते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अब ऐसा बोलना नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे जब भी आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। स्कूल से आ रहे हैं तो तुरंत अपना काम कर रहे हैं, और पाठशाला से भी आ रहे हैं तो तुरंत अपना काम कर रहे हैं। और इनमें जो एक्टिविटी देखी जा रही है, अब कुछ लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश में जो ये बच्चे बोल रहे हैं, घर में भी बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मन में तसल्ली हो रही है कि मेरे गांव की पाठशाला हर जगह खुले, हर क्षेत्र में खुले और अच्छा खुले। कम से कम जो गांव में रिटायर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस कार्यक्रम को भी चला सकते हैं कि बच्चों, छोटे से बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पे जो है अपना एक बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सके। पहले भी करते थे और अब भी करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मेरे गांव की पाठशाला खुली है और अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों के अंदर। आत्मविश्वास की झलक है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन यही है कि बच्चों वर्तमान समय को देखते हुए क्या बच्चों की जो वर्तमान में स्कूली शिक्षा है वही काफ़ी है या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव भी होना चाहिए? नहीं, स्कूली शिक्षा काफ़ी नहीं है, क्योंकि स्कूल में जो शिक्षा हो रही है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 घंटे इतना ही हो रहा है। उसके बाद जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ट्यूशन भी लगा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि गांव में ऐसे लोग होने चाहिए
कि जो रिटायरमेंट है और अपने आराम से घर में बैठने के लिए तत्पर है, इस गांव में बैठने के लिए तत्पर है, तो वो भी बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा दे सकते हैं। स्कूली शिक्षा के अलावा काफ़ी नहीं है, गांव में भी ऐसी पाठशालाएं खुलनी चाहिए और जिससे बच्चे उस पाठशाला में जाके उस शिक्षा को ग्रहण कर सके और बहुत बदलाव महसूस होगा कि जिससे जो है मेरे गांव की पाठशाला यहाँ पे खुली है, हर गांव में खुले, यही मेरा कहना है और तब जाके काफ़ी इसमें परिवर्तन आएगा। जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी वर्तमान में सीबीएसई का रिज़ल्ट निकला है और इसी से कुछ दिन पहले उत्तराखंड बोर्ड का रिज़ल्ट निकला था, तो हमने पाया कि जो उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, वहाँ के बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जितना पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों ने प्रदर्शन किया है। तो इसमें आपकी क्या राय होगी? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने जो है इस सीबीएसई बोर्ड और यूके बोर्ड में जो है अपना सर्वोच्च जो है प्रदर्शन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। अब मैं कहना चाहूँगी कि शहर और पहाड़ों में जो भिन्नता है, जो पहाड़ों के बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी कारण है। शहर में जो एक क्लास में जो है कई सौ बच्चे जो है वहाँ पे रहते हैं और पहाड़ों में जो है कम, जैसे आपके 50-60 बच्चे, एक टीचर जा रहा है और 50-60 बच्चों को पढ़ा रहा है, आराम से पढ़ा लेते हैं। लेकिन शहर में जो आप जाएंगे तो एक क्लास में जो कम से कम 100-150 बच्चे होंगे। जो टीचर उन 100-150 बच्चों को पढ़ा रहा होगा और जो 50 बच्चों को पढ़ा, उनकी जो माइंड में जो है वो उनके दिमाग में जो भर रहा है वो 50-60 बच्चों में आसानी से आ रहा है और 100-150 बच्चों में दूर रह रहा है। दूसरा जो है देखा गया है कि पहाड़ों में जो है काम के साथ साथ पढ़ाई करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। घर में भी काम होता है, कई गाय भैंस चुंगाने के लिए भी जाता है बच्चा, घास लेने के लिए भी जाता है और उसके साथ साथ उसका जो हो सर्वोच्च प्रदर्शन करना ये काबिले तारीफ है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो आरामदायक क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं वो पुनः वापस आइए और अपने क्षेत्र को सजाने का, संवारने का काम करें और जैसे बच्चे कर रहे हैं वैसे माँ बाप भी करें। जी ठीक। तो एक प्रश्न मेरा आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है कि जैसा कि जो स्कूली शिक्षा है उसके साथ साथ जैसे अन्य गतिविधियां, जैसे पर्यावरण हो गया, अपनी संस्कृति हो गई, क्या उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है? इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करोगे? बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के लिए जागरूक करना एक बच्चे से ही शुरू किया जाता है कि जब बच्चे के मन में है कि मैं पेड़ लगाऊं और अन्य गतिविधियां करूं पर्यावरण के बारे में, तभी जाके आगे बढ़ के जो है वो भी वैसे ही करेगा। अब बड़े में अगर हम बोलेंगे पर्यावरण लगाओ, बोले काय के लिए पेड़ लगाऊं, लेकिन बच्चे के मन में ये धारणा होनी चाहिए कि इस पेड़ को लगाने से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और उसके अंदर ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, गढ़वाल का जो कल्चर है या किसी भी गांव का जो भी कल्चर है, उसको अपनाइए। जब बड़े करेंगे तो छोटे भी करेंगे और बच्चों के मन में आएगा तो आगे हमारी संस्कृति भी बची रहेगी और बच्चों के अंदर जो पर्यावरण की भावना है वो भी बचा रहेगी। शिक्षा को लेकर पहाड़ों में, खासकर पहाड़ों में जो दुर्गम स्थान है वहाँ पे शिक्षा को लेकर अत्यधिक पलायन हो रहा है, तो इसके बारे में आप हमारे इस चैनल के माध्यम से सरकार से या जो जागरूक लोग हैं उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हाँ, पलायन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों से जो है सभी लोग पलायन करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण शिक्षा और स्वास्थ्य है। दोनों चीज़ें हैं कि जब कहीं हॉस्पिटल बन जाता है तो वहाँ की आसपास की ज़मीनें महंगी हो जाती है। क्यों होती है? कि आदमी ये सोचता है कि मैं वहाँ पे मकान बनाऊँ, कहीं बीमार हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल में जाने की,
चेष्टा करूं, जा सकूं। एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के लिए लगभग जो है हमारे गढ़वाल में जो है टीचरों की भी कमी है। जो शिक्षक हैं वो हमारे गढ़वाल के अंतर्गत कोई आना ही पसंद नहीं करते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफ़र गढ़वाल में हो रहा है तो मैं नहीं जाऊं, मैं क्योंकि आरामदायक क्षेत्र में जाऊं। दूसरा जो है ये तो शिक्षा में कमी है। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है अब मैंने वही पहले भी कहा है कि इसमें जो है गढ़वाल के बच्चे बहुत बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो समझना चाहिए कि लोग रिवर्स पलायन करें। और दूसरा जो है सरकार से भी अनुरोध है कि गढ़वाल में बहुत सारी ज़मीनें खाली है, यहाँ जड़ी बूटी का कार्यक्रम किया जा सकता है। बच्चों के मन में जो ये भरा जा सकता है कि जड़ी बूटी का कार्यक्रम लगा के, और उससे जो है रोज़गार भी देखा जाए। रोज़गार के लिए भी पलायन हो रहा है, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, रोज़गार के लिए अपना शहरीकरण के लिए कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा रोज़गार है वहीं पे अपना परिवार भी ले गए और बच्चों को भी पढ़ाया। लेकिन रोज़गार यहाँ होने चाहिए, छोटे छोटे उद्योगों को खोल के लोगों को रोज़गार देना चाहिए और शिक्षा को भी बेहतर बनाना चाहिए। दूसरा जो है आपकी सरकार से अनुरोध है कि जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानें हैं वो गढ़वाल में खुले। ऐसे शिक्षण संस्थानें गढ़वाल में खुले जहां खाना पीना रहना सब फ्री है, और ऐसे स्कूलों को जो है गढ़वाल में कन्वर्ट करें, ताकि जो है जब नीचे से जो है रिवर्स प्लान ऊपर की तरफ होगा, लोग अपने बच्चों को गढ़वाल में भर्ती करने आएंगे तो वो अपना गांव में अपना मकान भी ढूंढेंगे, अपनी जगह भी ढूंढेंगे कि क्यों ना हम यही मकान बनाएं, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। और उसी से जो है थोड़ा थोड़ा स्थानीय लोगों को भी उसका रोज़गार मिले, कि जैसे बड़ी शिक्षा आए, बड़ा स्कूल आए जहाँ रहना खाना फ्री हो, ऐसा स्कूल आए जैसे सैनिक स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ऐसे स्कूलों की जो ऊपर की तरफ आए तो उस गांव का तो विकास होगा ही होगा, उस गांव का तो पलायन रुक जाएगा, लेकिन अन्य क्षेत्र के लोगों की भी वहाँ पढ़ने के लिए सुविधा हो जाएगी। और सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर ध्यान दिया जाए तो पलायन रुक सकता है, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए और गांव में ही रोज़गार उपलब्ध करवाए। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम मेरे गांव की पाठशाला की शुरुआत कर रहे थे और गांव में बच्चों का सिलेक्शन कर रहे थे तो आपने बड़े ही जोश के साथ कहा था कि हमारी भी 2 बालिकाएं हैं और हम भी उनको पाठशाला में पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है लड़के और लड़कियों में शिक्षा का भेदभाव कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, हम आपके विचार जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरे मन में तो ऐसा है ही नहीं कि मैं बालक और बालिकाओं में भेद कर सकूं, और बालिकाएं भी बहुत आगे बढ़ रही है और अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। बालक तो पहले से तो करते हैं, लेकिन बालिकाओं का भी अच्छा योगदान है। और मेरे गांव की पाठशाला में मैंने भेजने का यही निर्णय लिया कि इनमें आत्मविश्वास बढ़ सके, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि बालिकाएं जो है किसी से बात करने में संकुचित मन करती है। लेकिन मैंने यही सोचा कि ये आगे जाके किसी के सामने भी खुल के बात कर सके और बोल सके, किसी बड़े अधिकारी के साथ बात करने में इनको कोई संकोच न हो आगे जाके। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि काम करने से आदमी छोटा हो जाता है। मेरा मानना ये है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुदाल, एक हाथ में तो कंप्यूटर होना चाहिए और एक हाथ में आपके कुदाल होना चाहिए। आपको इस खेती बाड़ी के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पे जाके अपने खेतों में जाएं। मैं भेजता हूँ बालिकाओं को, अपने खेतों में भी भेजता हूँ और पाठशाला में भी भेजता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक हाथ में कुदाल रहे और एक हाथ में कंप्यूटर, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। केवल कंप्यूटर हाथ में रख के नहीं हो सकता है, कुदाल को भी उसको ज़मीन पे ही जाना ज़रूरी है। और भेदभाव का तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरा सबसे निवेदन है, अनुरोध है
कि इस पाठशाला में अपने बच्चों को भेजिए। आज न देखें, कल के उनके भविष्य के बारे में सोचिए। जहाँ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे गांव की पाठशाला में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 महीने में जो है, जो इनमें गतिविधियां हमने देखी है वो काबिल तारीफ़ है। सुबह 4:30 बजे अपने आप उठना, फिर योगा जाना, योगा करके आना, उसके बाद अपने गांव की स्कूल जाना, स्कूल जाने के बाद अपने गांव की पाठशाला में जाना, और वहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण की जाती है बहुत काबिल तारीफ़ है। और इनमें आत्मविश्वास झलक रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आगे बढ़ेंगे, और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि इनको जो आगे बढ़ाइए। और इनके जो संयोजक है मिस्टर सूरज कुमार और जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सभी से अनुरोध करता हूँ फिर पुनः कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दे। आज हमारे देश में देख रहे हैं कि द्वितीय राष्ट्रपति भी महिला हैं। एक प्रतिभा पाटिल प्रथम राष्ट्रपति, और द्वितीय द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, वो राष्ट्रपति बन गए। तो क्या हमारे बच्चे नहीं बन सकते? बन सकते हैं। जय बद्री विशाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका ये अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।